का जो साल है ना, वो पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल के रूप में इतिहास में याद रखा जाएगा। क्यों? देखो, वैसे कोविड की महामारी तो 2020 में आ गई थी, लेकिन 2021 में यूएस अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस पूरी तरह से वापस लेके चला गया और इसका परिणाम ये निकला कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का रूल इस्टाब्लिश हो गया। देखो, क्यों यूएस अपनी जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान से लेके गया, उसको लेके दो परसेप्शंस हैं। एक तो ये कि यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना चाहता था। अब यूएस अपना फोकस चाइना की तरफ ज़्यादा करना चाहता था, जो कि लगातार यूएस को चैलेंज कर रहा है। दूसरा परसेप्शन ये है कि यूएस युद्ध हार गया अफगानिस्तान में। 20 सालों तक यूएस ने प्रयास किया कि तालिबान को ख़त्म किया जा सके, लेकिन तालिबान ख़त्म नहीं हुआ और यूएस के जाते ही तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया, यानी यूएस ये युद्ध हार गया। यूएस कितना भी बोले, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में वापस आना, इसको वियतनाम में यूएस की जैसे हार हुई थी ना, उसी प्रकार से इसको देखा जा रहा है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि कुछ सालों के बाद, जैसे 1990-91 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अब यूएस से एकमात्र वर्ल्ड सुपर पावर बच गया है। तो कुछ सालों के बाद जो सुपर पावर्स होती हैं ना, वो फैटीग महसूस करती हैं, मतलब थकावट। वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लेती हैं कि उनकी जो पावर है वो कम होने लगती है अपने आप ही। यूएस के साथ भी ऐसा ही हुआ। यूएस ने अपने आप को ना काफ़ी स्ट्रेच कर लिया। इराक में अपनी सेना भेज दी, अफगानिस्तान में सेना भेज दी, मतलब इन दोनों वार्स में यूएसए को इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। बाद में लीबिया में भी यूएसए ने सेना भेज दी कि यूएस को जो परिणाम यूएस चाहता था ना, वो परिणाम नहीं निकले इन वार से, बल्कि यूएस की इतना सारा पैसा खर्च हो गया और डोमेस्टिकली भी यूएस की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि जल्द से जल्द आप सेना बुला लो, हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंच रहा है। तो यूएस की सरकारों पर प्रेशर था कि वो अफगानिस्तान से जल्द अपनी सेना वापस बुलाएं। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि यूएस अभी ना वो समय फेस कर रहा है जो एक समय में ब्रिटेन ने फेस किया था या फिर यूएसएसआर ने फेस किया था। मतलब ब्रिटेन की जो सुपर पावर स्टेटस था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद खत्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है ब्रिटेन ने सेकेंडरी रोल प्ले किया, मेन रोल यूएस ने प्ले किया था। लेकिन बावजूद इसके सेकेंड वर्ल्ड वार में यह साफ हो चुका था कि ब्रिटेन अपना अब बड़ी पावर का स्टेटस खो चुका है। ज़्यादातर जो उनकी कॉलोनीज थी वो आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन ब्रिटेन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसीलिए 1956 में स्वेज कैनल पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर अपनी फोर्सेस भेज दी इजिप्ट में। लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन ने उनको मना कर दिया कि आप कोई मिस एडवेंचर नहीं करोगे। तो इन देशों को अपनी फोर्सेस वापस ले जानी पड़ी स्वेज कैनल से। तब वर्ल्ड में सभी देशों ने, सभी एक्सपर्ट्स ने मान लिया कि अब ब्रिटेन जो है वो बड़ी पावर नहीं रहा है जैसा सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले था। उसी प्रकार से वेस्टर्न पावर्स के लिए एक वीक मूवमेंट आई 1970s में। 1970s में यूएस अपनी फोर्सेस वियतनाम से वापस लेके चला गया। सोवियत यूनियन इससे बहुत खुश हुआ कि अब तो यूएसए डिक्लाइन कर गया है, अब और कुछ नहीं है। तो बदले में यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवा दी और उसको सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भी भेज दी। 10 सालों तक यूएसएसआर की सेना रही अफगानिस्तान में, जिसका विरोध किया गया। वहां पे पाकिस्तान, यूएसए और सऊदी अरेबिया के द्वारा मिलकर, मतलब इन तीनों ने फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी मुजाहिदीन्स को, सो कॉल्ड अब जो तालिबान बन गया है। मतलब बहुत सारे फैक्शंस बने उन मुजाहिदीन्स के। तो यूएसएसआर को भी आखिरकार अपनी फोर्सेस वापस ले जानी पड़ी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरी ना, उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोप के काफी सारे देश थे वहां पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरती गई ताश के पत्तों की तरह, और अंत में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। राइटर कहते हैं, देखो, इन आर्गुमेंट्स देने का मकसद ये नहीं है कतई कि अभी यूएसए का जो सुपर पावर स्टेटस है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। यूएस अभी भी सबसे ज्यादा पावरफुल देश है। 2 ओशियंस पे कंट्रोल है यूएस का, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। इजिली इन दोनों ओशियंस को यूएसए एक्सेस कर सकता है। बॉर्डर्स डिफाइंड है यूएसए के। इमीडिएट जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे यूएसए को कोई खतरा नहीं है। पूरे कॉन्टिनेंट पर यूएसए का डोमिनेंस है, नॉर्थ अमेरिका पर और बहुत हद तक साउथ अमेरिका पर भी। तो यूएस इतना जल्दी डिक्लाइन नहीं करने वाला है।
बट देखो बावजूद इसके क्वेश्चंस तो उठने लगे हैं। अफगानिस्तान से यूएसए का विड्रॉल ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं था। इवन इराक में, लीबिया में यूएस काफी प्रयासों के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं स्टैब्लिश कर सका। सीरिया में यूएस असद रेजिम को उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन पुतिन ने असद रेजिम को सपोर्ट किया और आज भी असद जो है सीरिया में सत्ता में है, चाहकर भी यूएसए कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा भी आज यूएसए के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज यूक्रेन से संबंधित है। देखो ऐसी खबरें आ रही हैं कि रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर के साथ 1,75,000 जो अपने ट्रूप्स हैं वो तैनात करके रखे हैं, और इंटेलिजेंस ये भी कहती है जल्द ही रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि पुतिन को ये लगता है यूक्रेन जो अभी वेस्टर्न ग्रुप के साथ है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में है, तो यूक्रेन जो है वो एक प्रकार से हमारे बॉर्डर के साथ लगता वेस्टर्न कंट्रीज का एयरक्राफ्ट है। कभी भी यहां से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अटैक कर सकती हैं रशिया के ऊपर। तो यूक्रेन से निपटने के लिए रशिया प्रेशर डालना चाहता है यूक्रेन पर कि आप वेस्टर्न कंट्रीज का साथ देना बंद कीजिए। इसी के लिए 1,75,000 जो ट्रूप्स हैं ना वो यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हैं, और कभी भी रशिया जो है वो वार का ऑर्डर दे सकता है यूक्रेन के ऊपर। ये सिर्फ इंटेलिजेंस कहती है, असल में वार होगा नहीं होगा ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर हो जाता है तो यूएसए कितना सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, ये देखने वाली बात होगी। बाइडेन साफ कह चुके हैं कि हम यूक्रेन इशू पर रशिया के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेगा यूएसए? सैंक्शंस लगाएगा ज्यादा से ज्यादा रशिया के ऊपर। सैंक्शंस लगाने से रशिया पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले भी जब रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था ना 2014 में, सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन रशिया पर कोई असर नहीं होता है। रशिया बल्कि और ज्यादा चाइना के करीब चला जाएगा, यह भी यूएसए के खिलाफ जाता है। तो ये यूएसए के सामने आज के समय में बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज देखो ये है ईरान का। ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन चाहता है ईरान फिर से कोई न्यूक्लियर डील में शामिल हो। लेकिन अब ईरान ने साफ साफ कंडीशन रख दी है, पहले आप सैंक्शंस हटाइए फिर हम आपके साथ डील साइन करेंगे, और आप हमें एश्योरेंस दीजिए फ्यूचर में कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट इस डील से बाहर नहीं आएगा। तो अभी ना यूएसए ऐसा करना चाहता नहीं है। यूएसए नहीं चाहता कि पहले हम सैंक्शंस हटाएं। अगर यूएसए पहले सैंक्शंस नहीं हटाएगा तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ईरान और ज्यादा यूरेनियम को इनरीच करता जा रहा है। अगर ईरान और ज्यादा यूरेनियम को इनरीच करता गया तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी ईरान के पास आ जाएगी। फिर यूएस के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो यूएस अभी ना दुविधा में है। क्या ईरान के ऊपर सैंक्शंस अगर हटाए गए तो लगेगा कि यूएस वीक हो गया, ईरान ने अपनी बात मनवा ली यूएस से, कमजोर पावर हो गया यूएसए, ऐसा सिग्नल वर्ल्ड में जाएगा। अगर यूएसए सैंक्शंस नहीं हटाता है तो फिर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा, ये भी यूएसए के हित में नहीं है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है यूएस के सामने आज के समय में। इसके बाद तीसरा चैलेंज साउथ चाइना सी से संबंधित। ये चाइना जो है ना फोर्सफुली ताइवान पर कब्जा कर सकता है, इसका प्रयास चाइना के द्वारा धीरे धीरे किया जा रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। बार बार चाइना के जो फाइटर जेट है ना वो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जाते हैं। तो इससे कहा जा रहा है कि चाइना एक प्रकार से टेस्ट कर रहा है यूएसए का पेशेंस है। क्या अगर हम कल को ताइवान पर कब्जा करते हैं तो यूएस बीच में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं आज के समय में यूएस के सामने। देखना ये होगा कैसे इन चैलेंजेस को यूएस जो है वो निपटता है। देखो एक बात सही है, यूएस के सामने ना आज के समय में दुविधा है, कैसे एक्ट किया जाए। क्या इस प्रकार से एक्ट किया जाए कि आज भी यूएसए सुपर पावर है, ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका यूएस को निभानी है, या फिर यूएसए अब मान ले कि अब यूएसए एकमात्र सुपर पावर नहीं है, बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, यूएस के समान एक दूसरी बड़ी पावर इमर्ज होकर आ गई है चाइना। तो उस प्रकार से यूएसए एक्ट करें, कैसे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, इसको लेकर ना यूएसए कंफ्यूज्ड है। इसीलिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना आज के समय में वो डिसऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर में ज्यादा अस्त व्यस्तता ज्यादा है, एक डेफिनेट वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है वर्ल्ड में फिलहाल कि हाँ यूएसए का बोलबाला है या फिर बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, 2 बड़ी पावर्स हैं, ऐसा कोई डिफाइंड वर्ल्ड ऑर्डर आज के समय में वर्ल्ड में है नहीं। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से डिस्कस किया, चलते हैं आगे।